मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देवी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, आपके समक्ष विनिमय विषय पर प्रकाश डालने के लिए विनिमय, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 118 से लेके धारा 121 तक उपबंधित है। धारा 118 में यह उपबंध किया गया है, जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं। जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है, तब यह व्यवहार विनिमय कहलाता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली, या धन के बदले धन की अदला बदली विनिमय है। आइए हम विनिमय को कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को 100 रुपए प्रदान किए, बदले में मोहन से 1 रुपए के 100 सिक्के प्राप्त किए। अब यह व्यवहार विनिमय कहलाएगा, क्योंकि यहां धन के बदले धन की अदला बदली की गई है। दूसरा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। का ने खा को साइकिल प्रदान किए, बदले में खा से टेलीविजन प्राप्त किए। अब यह व्यवहार यहां भी विनिमय कहलाएगा, क्योंकि यहां वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली की गई है। अब तीसरा एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहे हैं। का ने खा को 1500 रुपए की अपनी मकान प्रदाय की, बदले में खा से 1000 रुपए के उसके खेत व 500 रुपए नगद प्राप्त किए। तो क्या यह विनिमय होगा? हमारा ध्यान इस व्यवहार पर आकृष्ट हो गया, क्योंकि इसमें वस्तु के साथ वस्तु तो दी गई, लेकिन अतिरिक्त रूप से धन भी प्रदाय किया गया। इस पहले को सुलझाने के लिए हम विक्रय और विनिमय के अंतर को समझते हैं। विक्रय में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण होता है, जबकि विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु या धन के बदले धन का अंतरण होता है। विक्रय में संपत्ति सदैव धन से बदला जाता है। यहां ध्यान दीजिए, विक्रय में संपत्ति सदैव धन से बदला जाता है, जिसे हम कीमत कहते हैं, जबकि विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु या धन के बदले धन का अंतरण होता है। परंतु साथ ही साथ कभी कभी वस्तु के बदले वस्तु के साथ अतिरिक्त रूप से धन एक रूपता पैदा करने के लिए प्रदाय कर दी जाए तो विनिमय का रूप परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए यह जो संव्यवहार है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था, वह संव्यवहार विनिमय कहलाएगा। रामबदन बनाम कुंवर सिंह AIR 1938 इलाहाबाद 229 के वाद में न्यायालय ने भी यही पक्ष लिया था कि वस्तु के बदले वस्तु के साथ अतिरिक्त रूप से धन का प्रदाय एक रूपता पैदा करने के लिए दी जाए तो विनिमय का रूप परिवर्तित नहीं होगा। वस्तु के बदले वस्तु का प्रदाय किया जाना ही माना जाएगा और वह व्यवहार विनिमय कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। का ने खा को 1 किलोग्राम अनाज पैकेट प्रदान किए, बदले में खा से 80 रुपए प्राप्त किए। अब जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, संपत्ति सदैव कीमत से अंतरित होती है, वह
व्यवहार विक्रय कहलाता है। यहाँ संपत्ति जो कि अनाज है उसका अंतरण 80 रुपये कीमत पर हो रही है, तो यह व्यवहार विक्रय कहलाएगा। ये व्यवहार हमने विक्रय देखा। अब हम विनिमय के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। विनिमय के आवश्यक तत्वों में उसके पक्षकार, उसकी संपत्ति, स्वामित्व का परिधान, कब्जे का परिधान, एकरूपता, राष्ट्रीयकरण, ऐसे तत्वों पर हम बारी बारी से प्रकाश डालते हैं। पक्षकार, विनिमय हेतु दो पक्षकार आवश्यक होते हैं। दोनों पक्षकार को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि वयस्क होना चाहिए, स्वस्थचित होना चाहिए, बिना किसी भय या दबाव के अंतरण करना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व संपत्ति। पक्षकारों की स्वामित्व की चल या अचल संपत्ति होना चाहिए और वह अंतरणीय होना चाहिए, जिससे कि चल संपत्ति को चल से, चल संपत्ति को अचल संपत्ति से, अचल संपत्ति को चल से, अचल संपत्ति को चल से, अचल संपत्ति को अचल से अंतरित किया जा सके। स्वामित्व का परिधान। स्वामित्व का परिधान जब तक विनिमय में नहीं होगा, स्वामित्व का परिधान जब तक विनिमय के व्यवहार में नहीं होगा तब तक विनिमय पूर्ण नहीं होता। चौथा आवश्यक तत्व एकरूपता। कभी कभी विनिमय में संपत्ति के मूल्य में एकरूपता लाने हेतु संपत्ति के साथ अतिरिक्त धन दे दी जाती है, जिससे जो कि कीमत नहीं होती बल्कि ओवल्टी होती है। तो इस अतिरिक्त धन के कारण विनिमय का रूप परिवर्तित नहीं होता और यह एकरूपता भी विनिमय के व्यवहार के आवश्यक तत्व है। कब्जे का परिधान। केवल कागजी कार्रवाई से ही विनिमय पूर्ण नहीं होती। जब तक कब्जे की अदला बदली नहीं हो, विनिमय पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि विनिमय करार न होकर करार का परिपालन होता है। जहां की दोनों चल संपत्ति हो या 100 रुपए से कम के अचल संपत्ति हो, वहां कब्जे के अदला बदली या परिधान द्वारा विनिमय होगा। छठवां आवश्यक तत्व राष्ट्रीयकरण। 100 रुपए या उससे अधिक के अचल संपत्ति का विनिमय राष्ट्रीयकृत लिखत से होगा। 100 रुपए से कम के अचल संपत्ति का विनिमय या तो राष्ट्रीयकृत लिखत द्वारा या फिर कब्जे के परिधान द्वारा भी हो सकेगा। आइए हम धारा 119 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो कि धारा 119 विनिमय में प्राप्त चीज से पक्षकार को वंचित किया जाता है, वहां उसके क्या अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं उसको स्पष्ट करता है। जैसे कि खा को साइकिल देता है और बदले में खा से टेलीविजन प्राप्त करता है, तो यह विनिमय होगा, परंतु साइकिल पर का स्वत्व त्रुटिपूर्ण है। साइकिल पर का स्वत्व त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण खा को विनिमय में प्राप्त उस साइकिल से वंचित कर देता है। तब फिर खा के पास यह अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे कि वह का के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु वाद ला सके या अपने द्वारा अंतरित टेलीविजन को वापस लौटाने हेतु वाद ला सके, और ऐसा वाद उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी लाया जा सकेगा जिसके कब्जे में वह संपत्ति है। अब हम धारा 120 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जो कि विनिमय के पक्षकारों के अधिकार व दायित्व को स्पष्ट करता है।
विनिमय के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व विक्रय के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के सदृश होता है, जो कि धारा 55 में विक्रय के संबंध में उपबंधित है, वह विनिमय के पक्षकारों पर भी लागू होते हैं। विनिमय में जो पक्षकार अपनी संपत्ति दूसरे पक्ष को देता है, वो विक्रेता के सदृश अधिकार व दायित्व रखेगा, और जो पक्षकार दूसरे पक्ष से संपत्ति लेता है, वो क्रेता के सदृश अधिकार और दायित्व रखेगा, जैसे कि हक संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना, तात्विक त्रुटि को प्रकटीकरण करना, कब्जे के परिधान, स्वामित्व अंतरण संबंधी विलेखों का निष्पादन आदि ऐसे कृत्य सभी जो विक्रय के संबंध में विक्रेता और क्रेता पे लागू होते हैं, वो विनिमय के पक्षकारों पर भी लागू होंगे। अब हम धारा 121 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जो कि धन के विनिमय से संबंधित है। धारा 121 धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की वारंटी देता है। यहां जो भी पक्षकार अपने धन का अंतरण करना चाहें, वे पक्षकार उसके असली होने की वारंटी देंगे। यहां धन के अंतर्गत सिक्के, करेंसी नोट और चेक भी आते हैं, क्योंकि चेक रुपए के स्थानापन्न से संबंधित है। मुझे आशा है आप विनिमय को भली भांति समझ चुके होंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना सहित धन्यवाद।